देखिए, आज अपना है नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण पढ़ रहे थे अपन कल। और उसमें अपन ने कल पढ़ा था पहला जनसंख्या का आकार, कि अलग अलग देशों ने देखे तो विश्व की जनसंख्या के आकार को क्या माना है, वर्गीकरण माना है। जैसे स्वीडन, फिनलैंड आदि में देखा तो अपन ने 250 व्यक्ति हैं। आइसलैंड में देखें तो 300 व्यक्ति हैं। जापान में देखें तो 3000 व्यक्ति हैं। यानी अलग अलग देशों में देखें तो नगरीय बस्ती के जो वर्गीकरण किया गया उसमें जनसंख्या का आधार क्या माना गया, अलग अलग माना गया। जैसे भारत में अपन ने पहले पढ़ा था कि न्यूनतम 5000 जनसंख्या और इसके साथ साथ 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। आज दूसरा देखिए, नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण का आधार व्यावसायिक संरचना। यानी नगरीय बस्ती के लिए देखें तो जनसंख्या के आधार के अलावा इटली जैसे कुछ देशों में 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। यानी कृषि के अलावा देखें तो दूसरा व्यवसाय, तीसरा, चतुर्थ या पंचम, उन क्षेत्रों में 50% जनसंख्या क्या होनी चाहिए, संलग्न होनी चाहिए। और भारत में देखें तो ये मापदंड कितना रखा गया, 75%। यानी भारत में माना गया कि 75% जो जनसंख्या है वो कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्रों में देखें तो संलग्न होगी, तो उसको अपन किसकी सूची में रख सकते हैं, नगरीय बस्ती की श्रेणी में रखे सकते हैं। तो ये है दूसरा, व्यावसायिक संरचना। यानी जो काम करने वाले उस क्षेत्र में जो व्यावसायिक जनसंख्या है वो भी नगरीय बस्ती के लिए क्या है, जनसंख्या का आधार माना गया है कि किसको अपन नगरीय बस्ती की श्रेणी में रख सकते हैं। तो कुछ देशों में जैसे 50% माना इटली जैसी जनसंख्या में, जहाँ गैर कृषि कार्यों में संलग्न, कृषि के अलावा दूसरे जो भी व्यवसाय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम। जबकि भारत में देखें तो ये मापदंड कितना रखा गया, 75% रखा गया है। तीसरा देखिए, प्रशासन। कुछ देशों में देखें तो किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में सम्मिलित करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को भी क्या माना जाता है, मापदंड। यानी कुछ देशों में देखें तो किसी बस्ती को अपन नगरीय बस्ती में कब रख सकते हैं, तो जो प्रशासनिक ढांचा होता है, जो केंद्र होता है, उसको भी एक आधार माना जाता है। जैसे भारत में देखें तो किसी नगर में नगर पालिका है, छावनी बोर्ड है। यानी उसमें जैसे नगर पालिका आ गई उस क्षेत्र में है तो उसको अपन नगर की सूची में रख सकते हैं। छावनी बोर्ड का जहाँ प्राचीन काल में जैसे छावनी बोर्ड बनाए जाते थे सेना के लिए, तो उस क्षेत्र को मान सकते हैं। या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति होने पर, यानी अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति वालों उस क्षेत्र को एक निश्चित जो क्षेत्र होता है उसको उन्होंने शामिल कर लिया कि इस पूरे क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को अपन किस किस श्रेणी में रख सकते हैं, नगर की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। तो उसे भारत में क्या माना जाता है, नगरीय बस्ती माना जाता है। इसके अलावा जैसे ब्राज़ील है, बोलीविया है, इसमें जनसंख्या के आकार के स्थान पर देखें तो प्रशासनिक केंद्र को क्या माना गया, नगरीय केंद्र माना जाता है। यानी जो प्रशासकीय केंद्र होता है, जो राजधानी होती है, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, उसको ही क्या माना जाता है, नगरीय केंद्र माना जाता है। यहाँ कोई जनसंख्या का आकार नहीं है। तो प्रशासन में जैसे एक नंबर प्रश्न की बात है कि भारत में जैसे किस क्षेत्र में नगर पालिका है, छावनी बोर्ड है या अधिसूचित क्षेत्र समिति हो गई, तो उसको अपन किसकी श्रेणी में रख सकते हैं, नगरीय बस्ती की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये प्रशासन के अंतर्गत आएगा। कि कुछ देशों में देखें तो किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में सम्मिलित करने के लिए जो प्रशासनिक ढांचा है उसको ही क्या माना गया, एक आधार माना गया। प्रशासन का जो काम होता है, जैसे किसी राज्य की राजधानी है या मुख्य क्षेत्र है, उसमें उसको प्रशासनिक आधार पर देखें तो एक क्या माना गया, आधार माना गया। जैसे भारत में देखें तो किसी नगर में नगर पालिका है या फिर छावनी बोर्ड है, सेना रहती है, या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति है। यानी कि निश्चित समिति बना दी कि उस क्षेत्र में, इतने क्षेत्र में देखें तो उसको अपन नगरीय श्रेणी में रख सकते हैं। तो उसे क्या माना जाता है, नगरीय बस्ती माना जाता है। और ब्राजील और बोलिविया में देखें तो जनसंख्या के आकार के स्थान पर जो प्रशासनिक केंद्र होता है उसको भी क्या माना गया, एक आधार माना गया है। तो ये है प्रशासन। तीसरा देखिए, आवश्यक दशाएं। चौथा, विश्व में जो नगरीय केंद्र होते हैं उनकी गणना जो वहाँ कार्य होते हैं उसके आधार पर भी की जाती है। जैसे अवकाश का नगर है, अवकाश का मतलब कुछ ऐसे नगर हो गए, ऐसे हैं विश्व में जहाँ लोग अपना अवकाश यानी छुट्टी बिताने के लिए जाते हैं, तो वो किस श्रेणी में आएंगे, जैसे अवकाश के नगर। जैसे भारत में शिमला है, मनाली है, कुल्लू है। पर्यटन स्थल की आवश्यक दशाएं, कुछ नगर ऐसे हो गए
जहाँ पर्यटन केंद्र विकसित हो सकते हैं, तो वहाँ लोगों ने क्या जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो उसको पर्यटन नगर की श्रेणी में रख सकते हैं। कुछ औद्योगिक नगर हैं, यानी कुछ ऐसे नगर जैसे वाराणसी है, इस प्रकार के नगर, वो बड़े औद्योगिक केंद्र यानी औद्योगिक कारखाने वहाँ पर लगे हुए हैं। समुद्री पतन नगर, कुछ ऐसे नगर हैं जहाँ समुद्री पतन यानी समुद्री जो जहाज होती हैं उनके द्वारा आयात और निर्यात किया जाता है, जैसे कलकत्ता, मुंबई, कांडला, ये कौन सी नगर हो गए, समुद्री पतन नगर। या सेना नगरों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। या फिर सेना नगर, जैसे वहाँ पर बिल्कुल छावनी की जो बनाई गई है सेना के रहने के लिए होते हैं, जैसे अम्बाला, इस तरह के जो नगर हैं, तो उसको अलग से रखा गया। यानी आवश्यक दशा मतलब जो विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो कार्य होते हैं उसके आधार पर उसको क्या दिया जाता है, नगर का नाम दिया जाता है, जैसे वहाँ पर संपादित किए जाते हैं। जैसे कोई अवकाश के लिए है, कोई पर्यटन स्थल की आवश्यक दशाएं, इन पर्यटन के लिए देखिए तो आवश्यक गतिविधियां होती है, तो उसको अपन पर्यटन की श्रेणी में रख दिया। औद्योगिक नगर देखिए तो बड़े बड़े औद्योगिक नगर हो गए, जो औद्योगिक कार्य होते हैं उसमें आ गए। समुद्री पतन नगर देखें तो समुद्री जो जहाज होती है, नौकाएं, उसके द्वारा आवागमन नहीं होता है, उसको अपन ने समुद्री पतन नगर में रख दिया। जैसे एक देश से दूसरे देश में माल वाहक जहाजों के द्वारा आयात और निर्यात करते हैं। या फिर सेना नगर होते हैं जहाँ आर्मी या सेना रहती है, तो उससे भी क्या होते हैं, भिन्न या अलग होते हैं। तो ये क्या रखा गया, नगरों का वर्गीकरण किया गया है जनसंख्या के आधार पर, व्यवसायिक संरचना के आधार पर, मानव व्यवसाय, प्रशासनिक ढांचा और आवश्यक दशाओं के आधार पर। तो इनमें से कई बार एक नंबर का प्रश्न आता है, जैसे भारत में पूछ लिया कि न्यूनतम जनसंख्या कितनी चाहिए नगरों के लिए, तो अपन ने पढ़ा था 5,000 जनसंख्या। इसके अलावा 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। व्यवसायिक संरचना में देखें तो नगरीय बस्ती के लिए कुछ देशों में कितना माना गया, 50% जनसंख्या। जैसे भारत में देखें तो ये मापदंड कितना रखा गया, 75% रखा गया। इन 75% लोग कृषि के अलावा दूसरे कार्यों में क्या होने चाहिए, संलग्न होने चाहिए। प्रशासन में देखें तो कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में शामिल करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को ही क्या माना जाता है, एक आधार माना जाता है, मापदंड है। जैसे भारत में किसी क्षेत्र में नगर पालिका है, छावनी बोर्ड है, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति है, तो उसको अपन नगरीय बस्ती मान सकते हैं। या फिर ब्राजील, बोलिविया में प्रशासकीय केंद्र को ही माना गया जनसंख्या के आकार के स्थान पर। चौथा, आवश्यक दशाओं में देखें तो जो कार्य होते हैं विशेष, उनकी गणना के आधार पर उनको अलग अलग सूची में रखा जाता है नगरों की। जैसे अवकाश का नगर है, छुट्टी बिताने के लिए लोग जाते हैं। पर्यटन स्थल की गतिविधियां होती हैं, पर्यटन के लिए विशेष रूप से पर्यटक वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, तो उसको अपना पर्यटन नगर रख दिया। औद्योगिक नगर, जहाँ औद्योगिक कारखाने होते हैं, औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की हैं, तो उसको अपन औद्योगिक नगर कह सकते हैं। समुद्री पतन नगर, यानी जहाँ पर समुद्र के किनारे जो है, समुद्री पतन जो समुद्री जहाज होते हैं मालवाहक, उनके द्वारा आयात और निर्यात किया जाता है। या फिर सेना नगर होते हैं जहाँ पर सेना रहती है, तो वो क्या होते हैं, अलग अलग नगरीय बस्तियों का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया है। तो इनमें से एक नंबर का प्रश्न आता है, कई बार ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए नगरीय दिवसों के प्रकार। देखिए नगरीय दिवस अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं और संपादित किए जाने वाले कार्यों और जनसंख्या के आधार पर कई नामों से जाने जाते हैं। यानी जो नगरीय अधिवास, जैसे ग्रामीण दिवस के अपने प्रकार पढ़े थे चार, सघन या गुच्छित, प्रकीर्ण अथवा एकांकी, मिश्रित, पल्ली, उसी प्रकार नगरीय दिवस में भी देखें तो जो उनका आकार है, यानी कितने बड़े हैं, छोटे हैं, उपलब्ध सुविधा है, किस प्रकार की सुविधाएं हैं उनमें, या संपादित किए जाने वाले कार्य, यानी मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य उसमें किए जाते हैं, एवं जनसंख्या के आधार पर, यानी कितनी जनसंख्या है, 1,000 है, 10,000 है, 5,000 है, जैसे भारत में 5,000 रखा है, न्यूनतम 1 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख से ज़्यादा है, तो इस आधार पर देखिए तो नगरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कई नामों से इनको जाना जाता है। पहला देखिए नगर किसे कहते हैं। देखिए नगर, कई बार प्रश्न आता है नगर किसे कहते हैं, तो 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास को क्या कहते हैं, नगर कहते हैं। यानी जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है किंतु 10 लाख से क्या है, कम है, तो इससे कम जनसंख्या वाला जो अधिवास होता है, अधिवास और बस्ती, उसको अपन क्या कहेंगे, नगर कहेंगे। और इसमें 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में क्या होती है, संलग्न होती है, नगर की श्रेणी में रखती है। तो उसमें जो 50% जनसंख्या होती है वो क्या होती है,
गैर प्राथमिक कार्यों में, गैर प्राथमिक समझ गए, यानी कृषि के अलावा जो दूसरे व्यवसाय करते हैं, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीय हो, चाहे चतुर्थ हो, चाहे पंचम हो, तो इन व्यवसाय में जनसंख्या क्या होती है, संलग्न होती है। जैसे भारत में राजस्थान का बीकानेर एक नगर है, तो ये आपको नगर की परिभाषा ही याद रखनी कि ऐसा जिसकी जनसंख्या 1 लाख से तो अधिक होती है, किंतु 10 लाख से क्या होती है, कम होती है, तो उसको अपन किसकी श्रेणी में रखेंगे, नगर की श्रेणी में रखते हैं। और यहाँ पर देखें तो 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, यानी कृषि के अलावा देखें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस प्रकार का जो व्यवसाय होते हैं उसमें 50% से अधिक जनसंख्या क्या होती है, संलग्न होती है। जैसे भारत में देखें तो राजस्थान का बीकानेर क्या एक नगर है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, नगर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, नगर क्या है कि 1 लाख से अधिक, लेकिन 10 लाख से क्या होती है, उसकी जनसंख्या कम होती है, तो ऐसे अधिवास को अपन क्या कहेंगे, नगर कहेंगे। और इसमें 50% से अधिक जनसंख्या देखें तो वो गैर प्राथमिक कार्यों में क्या होती है, संलग्न होती है। गैर प्राथमिक समझ गए, यानी कृषि के अलावा जो दूसरे कार्य होते हैं उसमें जनसंख्या क्या होती है, लगी हुई होती है, चाहे दूसरा व्यवसाय है, तीसरा और चतुर्थ या पंचम। उदाहरण जैसे भारत में राजस्थान का क्या है, बीकानेर के नगर है।